सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर और इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम आज हमारा फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हम एक चैप्टर को एक ही लेक्चर में वो भी 10 से 15 मिनट में ख़त्म करेंगे एक चैप्टर। वो कैसे, वो मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, बिकॉज वी हैव अ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, ये मेरे ख्याल से इंतहाई ईजी है इस पूरे केमिस्ट्री में, क्योंकि बच्चे इसे ऑलरेडी, आपने भी इसे 4 क्लास में, 5 क्लास में, 6 क्लास में, 7 में, 8 में पढ़ चुके हैं आप। और 9 क्लास में भी वही बातें हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें एडवांस हैं जो कि मैं पढ़ाऊँगा। और बाकी मैं आपको पूरा चैप्टर होमवर्क में रीड करने के लिए दूंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ रीडिंग है। और जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं पढ़ाऊँगा, जो मुश्किल हैं और आसान चीज़ें मैं आपके ऊपर हैंड ओवर करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास 4 हैं: सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैसेस, और फोर्थ अभी अभी डिस्कवर हुई है दुनिया में, दैट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ द आयोनाइजेशन ऑफ सम लावा, और अर्थ क्रस्ट के अंदर जो एक लावा होता है दैट इज़ नोन एज द प्लाज्मा, जिसके अंदर आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि अपने न्यूक्लियस से और शेल से बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो आयोनाइज स्टेट कहलाती है प्लाज्मा। मगर आई थिंक अभी इस लेवल पर आपको सिर्फ प्लाज्मा मालूम होनी चाहिए, इसकी डिटेल आपको पढ़ाने का मना किया गया है। तो physical states of matter, compare the physical states of matter with regard to intermolecular forces present between their molecules. This is very important. Intermolecular forces मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाई थी, याद करो, जो आपकी वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस थी। तो वो वॉन्डर वॉल फोर्सेस आपकी लिक्विड्स के अंदर अवेलेबल थी, मगर सॉलिड गैसेस के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं वो आपके बुक में पूरा टॉपिक है, आप उसको रीड करेंगी। बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब होता है, इंटर का मतलब होता है, इंटर का मतलब होता है अंदर, इनसाइड। इंटर का मतलब इनसाइड, किसके इनसाइड? मॉलिक्यूल्स के अंदर। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेस होती हैं उनके बारे में हमें डील करना है, सॉलिड के अंदर भी, लिक्विड के अंदर भी और गैसेस के अंदर भी, और उसको कंपेयर करना है। वो कंपेयर आप खुद करोगी अपने उससे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सॉलिड के अंदर पैक्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स होती हैं, टाइट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। लिक्विड के अंदर कुछ गैप्स होते हैं, गैसेस के अंदर फार गैप्स होते हैं, दूर दूर गैप्स होते हैं। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बाकी इसका पूरा टॉपिक आप SLO 5.1 को आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। 5.1 आपका होमवर्क है। गैशियस स्टेट्स, गैस के बारे में अगर बात की जाए तो गैशियस स्टेट में जो गैस की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये स्पेशली गैस के बारे में है, स्टेट ऑफ मैटर की। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, कौन कौन सी? डिफ्यूजन, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। एफ्यूजन, किसी होल से निकल जाना गैस के पार्टिकल का। कंडेंसेशन, गैस को लिक्विडिफाइड करके उसको पानी में कन्वर्ट करना। डेंसिटी, मास ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कितना कंप्रेस हो सकती है। तो ये गैस की SLO 5.2 का पूरा टॉपिक, आप इसके डेफिनेशंस आप खुद लर्न करोगे और समझोगे और इसकी एग्जाम्पल्स को रीड करोगे, योर होमवर्क। लॉज रिलेटेड गैसेज, ये मेरा काम है, ये मैं भी करवाऊंगा आपको। लिक्विड स्टेट्स, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। ये सारी तो प्रॉपर्टीज हैं A से लेकर G तक, मगर वो प्रॉपर्टीज किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, दैट अफेक्ट दैम, वो भी याद करना जरूरी है। जैसे कि एवापोरेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सरफेस एरिया है, बॉइलिंग पॉइंट है, इन सब चीज़ों पर तो फैक्टर्स डिपेंड करना ज़रूरी है। वेपर प्रेशर किन पर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, और होता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, डिफ्यूजन क्या होती है, किस पर डिपेंड करती है, डेंसिटी क्या होती है, किस पर डिपेंड करती है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, वो किस पर डिपेंड करती है। ये सब लिक्विड स्टेट में आपका होमवर्क है बुक से रीड करने का। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल प्रेशर ऑन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ये जब आप बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे ना लिक्विड का, और टेम्परेचर पढ़ेंगे, और एक्सटर्नल प्रेशर पढ़ेंगे, और वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, ये सब, तो आपका ये SLO भी कवर हो जाएगा। 5.4.2 ये भी आपका होमवर्क है। सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मेल्टिंग पॉइंट, जो जिस पॉइंट पर वो मेल्ट हो जाए, जैसे कि आइस को अगर हम हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगी, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। सब्लिमेशन, सॉलिड का डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसकी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप मुझे निकाल के दोगे बुक में से, बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी एग्जाम्पल है सब्लिमेशन। विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी। एग्जाम्पलीफाई एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनके अंदर अरेंजमेंट इज प्रॉपर, यानी कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ आपका मॉलिक्यूल होता है, कहते हैं ना बिल्कुल सीधा, बिल्कुल डिसेंट वे में अरेंज हुआ हुआ है, ये चीज ऑर्डर में है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म। एमोर्फस फॉर्म, जिसके अंदर अरेंजमेंट नहीं होती, जिसके अंदर इरेगुलर फॉर्म होता है, पैटर्न होता है।
तो क्रिस्टलाइन के अंदर रेगुलर पैटर्न होता है, अरेंजमेंट होती है, एमॉर्फस के अंदर इरेगुलर होता है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पलीफाई करने को कहा गया है। एग्जाम्पलीफाई मतलब इनकी एग्जाम्पल्स। रबड़ के आपकी एमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन है, ग्लास आपका एमॉर्फस है क्रिस्टलाइन है, आपकी जो वाटर है, सॉरी जो एलिमेंट है फॉर एग्जांपल कार्बन, वो क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है। ये सब इसकी एग्जांपल्स आपको याद, 5 तो करो ही करो इन दोनों की। टाइप्स ऑफ सॉलिड, डिफाइन द टर्म एलोट्रोप्स, एक्सप्लेन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एंड सल्फर। बहुत ही आसान है। एलोट्रोप का मतलब एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल कार्बन, उसकी बहुत सारी अकसाम्स हैं। व्हेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट इज कॉल्ड allotrope. When one element exists in different forms is called allotropes. For example, explain the allotropic forms of carbon. कार्बन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। तो ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। सल्फर की आपके पास है रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो ये सब आप बुक से रीड करोगे, ये भी बुक में है आपके पास। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया इस चैप्टर का। नाउ डिस्कस द SLO 5.3 और इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। सो इस SLO को डील करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, उनको नोट कर लो और समझ लो। और अगर आप ये समझ जाओगे तो आपका समझो यूनिवर्सिटी तक आपकी जान छुड़ गई इस चैप्टर से। क्या मतलब, हमारे पास 4 प्रोसेस होते हैं, 1 2 3 4, 4 प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 आइजोथर्मल, नंबर 2 आइजोबैरिक, and we have isochoric, and we have last adiabatic। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि केमिस्ट्री में क्या बल्कि फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं सीरियसली बताऊं तो। आइजोथर्मल का मतलब है, आइजो का मतलब है यहाँ पर हर टर्म के अंदर जहाँ जहाँ आइजो आया दैट इज कांस्टेंट। एक चीज़ कांस्टेंट है, हमें पता है कांस्टेंट क्या होती है। ठीक है, थर्म का यहाँ पर मतलब है टेम्परेचर। थर्म कहते हैं ना थर्मामीटर, तो थर्म। आइजोथर्मल इज वेयर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अब जहाँ जहाँ मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा आप समझ जाना, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आइजो कांस्टेंट, बार, बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। तो आइजोबैरिक में क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, आइजो का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारे पास होता है कांस्टेंट, आइजोकोरिक। एडियाबैटिक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हीट चेंज नहीं होता, यानी कि आसान अल्फाजों में नो फ्लो ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मग रखा चाय से भरा हुआ, वो मग गर्म है 10 साल बाद भी। क्यों? क्योंकि उसमें नो फ्लो ऑफ हीट, ना तो हीट बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, ना बाहर की ठंडी अंदर जा रही है ना अंदर की गर्मी बाहर जा रही है। दैट प्रोसेस नोन एज नो फ्लो ऑफ हीट। तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई, एडियाबैटिक प्रोसेस। कैटल, जो चाय का कैटल होता है थर्मोस, उसमें ये होता है। जब भी हम उसको कहते हैं कि गर्म रहती है चाय, क्योंकि कैटल के अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, नो फ्लो ऑफ हीट। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन हीट नहीं हो, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक। तो आइजोथर्मल नो टेम्परेचर चेंज, आइजोबैरिक नो प्रेशर चेंज, आइजोकोरिक नो वॉल्यूम चेंज, एडियाबैटिक नो फ्लो ऑफ हीट। तो अब इसकी बेसिस पर हम पढ़ेंगे अपने 2 लॉज जिनके ऊपर स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड करते हैं। नंबर 1 लॉ इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ने ये कहा था कि वैन, अब मैं इसको वर्डिंग में नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ, वर्डिंग आप इसकी अपनी बुक से लोगी और मैं समझा रहा हूँ। बॉयल्स ने ये कहा था, एक साइंटिस्ट था, उसने ये कहा था कि अंडर आइजोथर्मल पोजिशन व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बॉयल्स ने ये कहा था, साइंटिस्ट था, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। क्या मतलब, जब एक आइजोथर्मल सिस्टम है हमारे अंदर, जिसके अंदर एक आइजोथर्मल प्रोसेस है दुनिया के अंदर जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मैंने पढ़ाया ये बात,
उसमें वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। किसके लिहाज से, जब यहां पर क्या चीज कांस्टेंट होगी, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टी इज कांस्टेंट। तो ऐसा प्रोसेस किसने डील किया, बॉयल्स लॉ ने। तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है दैट इज P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। और अगर आप पेपर में इसको लिखोगे तो आप यहाँ पर ये भी शो कराओगे वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। इसका एक ग्राफ होता है जिसको आपको नोट करना है, बुक से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ होता है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, और ये ऐसा ग्राफ होता है इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ होता है प्रेशर और वॉल्यूम का, जहां पर आप ये शो करते हो टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये ग्राफ की लाइन जा रही है ना, ये जो ग्राफ की लाइन मैंने अभी हाईलाइट की, ये जो ग्राफ की लाइन है, दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। कि अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो आप देखो वॉल्यूम आपका कम हो रहा है नीचे की साइड। तो ये इस ग्राफ का नाम होता है आइजोथर्मल ग्राफ। कभी पेपर में आएंगे ड्रॉ द आइजोथर्म ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ, तो आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ करोगी, और इसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है, और इसको एक और नाम देते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला ग्राफ आपको पता होगा, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री के अंदर। तो ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ होता है, और बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन मैंने बता दी है, और मैंने इसका रिलेशनशिप बता दिया है। नाउ मूव टुवर्ड्स द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स भी एक साइंटिस्ट था। ये दो लॉज हैं जो आपको अभी सिर्फ पढ़ने हैं बस, और बहुत आसान लॉज हैं, अगर समझ रहे हैं तो वो बहुत इजी है, मैंने समझा भी दिया है। चार्ल्स लॉ ने ये कहा था कि अंदर आइजोबैरिक कंडीशन, बॉयज ने कहा था आइजोथर्मल, चार्ल्स कह रहा है आइजोबैरिक, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। चार्ल्स ने कहा था ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, उसमें वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। ये चार्ल्स ने कहा था। यानी कि V1 over T1 is equals to V2 over T2 is the mathematical relationship between Charles' law, and this is volume V1 and T1 is temperature 1, V2 is volume 2, T2 is temperature 2. तो under pressure constant system और isobaric system volume is directly proportional to the temperature, और इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये ग्राफ की लाइन एक्सीड कर जाती है नीचे तक, और ये जो नीचे होती है दैट इज नोन एज द -273.15 केल्विन टेम्परेचर तक एक्सीड कर जाती है। तो ये चार्ल्स ने अपना ग्राफ बनवाया था। तो ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो ग्राफ है ये है वॉल्यूम के दरमियान, और नीचे है टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पर वॉल्यूम है। और ये जो टेम्परेचर है और वॉल्यूम का डिफरेंस है ये आपको देता है स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है पूरी, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन है, बॉयल्स का तो हाइपरबोला था, इसकी चार्ल्स लॉ की जो है ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। और ये एक्सीड क्यों कर जाता है, क्योंकि ये -273.15 केल्विन तक पहुंच जाता है इसका टेम्परेचर, यानी कि माइनस की तरफ आ जाता है, माइनस की तरफ। याद है ना, ग्राफ अगर नीचे जाए तो माइनस चला जाता है, माइनस यानी कि लो टेम्परेचर। तो ये लो टेम्परेचर पर वैलिड होता है चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ इज स्ट्रेट लाइन अंडर आइसोबैरिक कंडीशन वेयर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, और उसका ग्राफ आइसोथर्मल हाइपरबोला है। तो ये बहुत आसान हमारे पास टॉपिक था, एंड हेयर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर।